आगे बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डिफ्यूजन वाले टॉपिक में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर diffusion is a property of matter which is based on the motion or movements of its particles. Of its particles. Next one लिखेंगे। क्या बोल रहे हैं? सर ये वाली लाइन समझ नहीं आई। अच्छा बताता हूँ। डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। तो डिफ्यूजन जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी डिपेंड ही किस पर करती है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है, इस पर बेस्ड है कि मूवमेंट एंड मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, यानी कि जो मैटर है ना, मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं। अगर वो मूव ही नहीं करेंगे तो फिर वो हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से लो कंसंट्रेशन वाली जगह तक जाएंगे कैसे? ठीक है, तो डिफ्यूजन वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें हमने ये देखा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, वो लगातार मोशन में है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। समझ गए? तो ये जो डिफ्यूजन है ये इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स। Fastest in gases and slowest in solids. और नेक्स्ट वन लिखें, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस on increasing the temperature of the diffusion substance. On increasing the temperature of the diffusing substance. इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजन सब्सटेंस। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ जो है वो कितनी स्पीड के साथ में डिफ्यूज़ कर रही है। ठीक, रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो आप देखिए, एक ना बड़ा कॉमन सा एग्जांपल होता है, कपूर देखा, कपूर कैम्फर, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स। तो इनको क्या करा कि इनको आपने ऐसे खुले में रख दिया, तो थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि उनका जो साइज़ है वो साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है, छोटे हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर कपूर रखा हुआ है या कहीं पर भी अगर नेफ्थलीन बॉल रखी हुई है तो आसपास में क्या होता है, उसकी ना खुशबू सारे में फैलने लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे एयर में डिफ्यूज़ हो रहे हैं। ठीक, धीरे धीरे एयर में डिफ्यूज़ हो रहे हैं। अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं ये चाहूँ कि ये चीज़ जल्दी हो जाए, इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा फास्ट करना चाहें, तो फास्ट कैसे करा जा सकता है कि कपूर को या नेफ्थलीन बॉल को किसी कंटेनर में ले लिया। अच्छा, यही एक ऐसी चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें, नेफ्थलीन बॉल्स हो गई और कैम्फर हो गया, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनको हम गर्म करना शुरू करते हैं
क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने आइस की बात करी, आइस तो सॉलिड है, आइस को अगर हम गर्म करना शुरू करेंगे तो आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होगी, यानी कि पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी और लिक्विड के बाद फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट होगी। तो पहले कोई भी सॉलिड जो है वो पहले मेल्ट होकर लिक्विड बनता है और लिक्विड के बाद फिर वो गैस बनता है, इस तरह से होता है। लेकिन कैम्फर के और नेफ्थलीन के, इन दोनों के केस में क्या होता है कि सॉलिड सीधा सीधा गैस बन जाता है, ठीक। तो अब हम ये कहेंगे कि हमने ये देखा कि अगर कैम्फर को हमने किसी कंटेनर में रखा और उस कंटेनर को गर्म कर दिया तो कैम्फर एकदम से ना गायब हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे साइज छोटा हुआ एकदम गायब हो जाएगा। तो और फिर आसपास हम देखेंगे तो बड़ी तेज स्मेल चारों तरफ उसकी फैल जाएगी कैम्फर की। सेम विद नेफ्थलीन ऑन। तो ये देखा गया कि ये जो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है, सर ये चीज़ कुछ फ्रेग्रेंस वाले वो उसको भी आते हैं, हाँ उसमें भी आता है, इलेक्ट्रिकल उसमें पानी डालते हैं तो उसमें कैम्फर हाँ वही चीज़ है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल है उसके नीचे जो है ना, उसके नीचे छोटा सा एलिमेंट लगा रहता है जो गर्म होता है, और जब वो गर्म होता है तो उससे धीरे धीरे क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूज़न फास्टर हो जाता है, ठीक है ना। तो डिफ्यूज़न का रेट बढ़ जाता है जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं सब्सटेंस का, डिफ्यूजन सब्सटेंस का। अगर ठंडा करेंगे तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप हेडिंग डालेंगे डिफ्यूज़न इन गैसेस। डिफ्यूज़न इन गैसेस तो हम तीनों चीज़ें देखेंगे, गैसेस में डिफ्यूज़न किस तरह से होता है, लिक्विड्स में किस तरह से होता है और सॉलिड्स में किस तरह से होता है, तीनों चीज़ें देखेंगे। डिफ्यूज़न इन गैसेस, एग्जाम्पल वन करके लिखिएगा। द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन being cooked in the kitchen. The smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from a considerable distance. Reaches us even from a considerable distance. Full stop. फिर लिखेंगे रीजन। When food is cooked, some of the substances in food some of the substances in food, when food is cooked, some of the substances in food release gases having the smell of food in them. Release gases having the smell of food in them. Full stop. The particles of these gases move very quickly and mix up mix up with
air by diffusion. By diffusion, full stop. And when this air reaches our nose, we can have the smell of food. We can have the smell of food. The smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from a considerable distance. बहुत दूर भी अगर खाना बन रहा है तो हमको उसकी स्मेल धीरे धीरे हमारी नाक तक पहुंच ही जाती है। रीज़न क्या है? When food is cooked, some of the substances in food release gases having the smell of food in them. तो जब खाना बनता है तो उसमें जो फूड के जो आइटम्स हैं उनमें कुछ जो आइटम्स हैं वो गैसेस कुछ रिलीज़ करते हैं और वो जो गैसेस हैं वो आसपास जो एयर है एयर में मिक्स हो जाती है। उस गैस वो जो गैसेस है वो एयर में मिक्स हो जाती है और वो जो मिक्सचर है एयर का उन गैसेस वाला वो जो एयर वो वाली एयर जब धीरे धीरे हमारी नाक तक पहुंचती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न तो हमें खाने की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये डिफ्यूज़न इन गैसेस का एक एग्जाम्पल हो गया। फिर एग्जाम्पल 2, example 2, the same concept can be applied to a burning incense stick. The same concept can be applied to a burning incense stick. ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ जैसे हमने ये जो एक्सप्लेन करा है ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अगर पूछा जाता है और पूछा जाएगा केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पूछा जाएगा इंसेंस स्टिक का तो आप ये कहेंगे व्हेन इंसेंस स्टिक इज बर्न तो आप यही लिखेंगे सम ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ द इंसेंस स्टिक रिलीज गैसेस हैविंग द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक इन देम। The particles of these gases move very quickly and mix up with air by diffusion, and when this air reaches, we can have the smell of incense stick. तो जहाँ जहाँ पर फूड है वहाँ पर आप इंसेंस स्टिक यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये तो मत लिख देना when incense stick is cooked, ये मत लिख देना is burnt। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे जैसे ये था हमारा डिफ्यूजन इन गैसेस, फिर नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। हमारी केमिस्ट्री टीचर ना लास्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। हमारी केमिस्ट्री टीचर ना लास्ट चैप्टर शुरू कर रहा है। लास्ट कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से शुरू कर रहा है। अच्छा, कहीं और भी करवाया क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम? नहीं, बस तुम्हारे यहाँ पर ही करवाया। बस केमिस्ट्री टीचर ऐसा करता है बाकी सारे लोग चलते हैं। पीछे से चल रहा है। कौन सा स्कूल है? मैं भूल गया। सब प्रेसिडेंट बनता है। अच्छा, प्रेसिडेंट इंदिरा। तो टाइम बताओ। नहीं सर 15 मिनट। देखिएगा डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज स्लोवर देन दैट इन गैसेस। Diffusion in liquids is slower than that
गैसेस, ठीक है। लिक्विड्स में जो डिफ्यूज़न है वो गैसेस के कंपैरिजन में स्लो होता है, धीमा होता है, स्लोअर देन दैट इन गैसेस। एग्जाम्पल्स, first example, the spreading of purple color of potassium permanganate. हो गया? तुम्हें क्या हो गया भैया, आज बड़ी नींद आ रही है? नहीं पक्का? The spreading of purple color, the spreading of purple color of potassium permanganate the spreading of purple color of potassium permanganate into water on its own on its own is due to the diffusion of potassium permanganate is due to the diffusion of potassium permanganate, diffusion of potassium permanganate particles into water. Particles into water. Second example देखिए, the spreading of blue color of copper sulfate into water. The spreading of blue color of copper sulfate blue color of copper sulfate into water on its own is due to the diffusion of हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बात करूँगा। अच्छा, तो मैं दूँ फ़ोन दूँ? ये the spreading of blue color of copper sulfate into water on its own is due to the diffusion of of copper sulfate particles into water. Diffusion of copper sulfate particles into water. बिल्कुल सही है। कॉपर सल्फेट भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि उसको अगर हमने पानी में डाल दिया तो कॉपर सल्फेट भी वैसे तो सॉलिड होता है, उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो धीरे धीरे वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, तो वो पूरा का पूरा पानी को ब्लू बना देता है। ठीक है, अब इसी के बाद आप थर्ड और देखें।
इसका सॉल्यूशन नॉर्मल ये स्टेशनरी ऑफ सोलर मिल जाता है। मिल जाता है। ठीक है, थर्ड लिखिएगा द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर ऑन इट्स ओन रेडियो कॉल्स में आपका भी अभी आ रही है आवाज़? यस सर। चलिए ठीक है। द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर ऑन इट्स ओन इंक इन वाटर ऑन इट्स ओन सर इंक तो वाटर से भी थी, वाटर नहीं, इंक में अलग अलग तरह की डाइज होती है और उसमें थोड़ा पानी भी मिलाया जाता है। ठीक है, द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल्स इनटू वाटर। Is due to the diffusion of ink particles into water. Due to the diffusion of ink particles into water. ठीक है, तो इंक का एग्जांपल बहुत आसान सा एग्जांपल है कि इंक की एक ड्रॉप लीजिए और उस ड्रॉप को पानी अगर कहीं पर है किसी कंटेनर में पानी है तो एक बूंद को आप उसमें ड्रॉप को उसमें डालकर देखिएगा तो क्या होगा कि वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जिसमें लिक्विड ही दूसरे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाता है, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। थर्ड देखेंगे डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, तो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स जो है इसका इसमें आप ये देखिएगा कि इसका ना एक एग्जांपल ये है कि जैसे मान लीजिए अगर स्कूल में कहीं पर वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पर कहीं मार्कर से कुछ लिख दिया और वो लिखा रहा ऐसे ही, समर वेकेशन हो गई है ना, 1-1.5 महीने के लिए स्कूल बंद है, तो स्कूल के बाद में मतलब जब स्कूल खुलेगा वेकेशंस के बाद में जब बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं वापस तो बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा मुश्किल होता है उसको मिटाना। तो वो क्या होता है कि जो इंक है, इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर डिफ्यूज हो गए। ठीक है, तो ये एग्जांपल पहला लिखेंगे हम। जैसे इनको हमारे हाथ पे लगता है। हाँ, जैसे इंक हमारे हाथ पर लग जाती है तो उसी तरीके से इफ वी राइट समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड something on a blackboard, So white board सर वाइट बोर्ड में blackboard देखो पहले, blackboard देखो बताता हूँ। If we write something on a blackboard and leave it uncleaned, and leave it uncleaned for a leave it uncleaned for a considerable period of time. For a considerable period of time. Say 10 to 15 days. Say 10 to 15 days. We will find that it becomes. We will find that it becomes. You will find that it becomes quite difficult to clean the blackboard afterwards. Quite difficult to clean the blackboard afterwards.
this is due to the fact that some of the particles of chalk have diffused into the surface of blackboard. Some of the particles of chalk have diffused into the blackboard. ठीक है, तो ये मैंने ब्लैक बोर्ड का ही एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि जैसे वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड का एग्जांपल ना उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। रीज़न क्या है, ये जो वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड चलिए मान लीजिए, मान लिया हमने कि वो तो एक सॉलिड है, लेकिन जो हम मार्कर से लिख रहे हैं, मार्कर की जो इंक है वो लिक्विड है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम कह रहे हैं डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स की, तो एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं तो ब्लैक बोर्ड पूरा का पूरा सॉलिड है, और उसके ऊपर जो हम लिखते हैं वो किससे लिखते हैं, चॉक से लिखते हैं। चॉक बनी है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड है, तो चॉक जो है, चॉक धीरे धीरे मार्कर जो है वो एज इट इज़ है, मार्कर नहीं घिसता, मार्कर के अंदर की इंक जो है वो धीरे धीरे खत्म होती है, तो इंक क्या है, लिक्विड, तो लिक्विड बार बार इसके अंदर रिफिल करना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि जब हम चॉक की बात करते हैं तो चॉक पहले तो पूरी बड़ी होती है, धीरे धीरे चॉक छोटी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि चॉक घिसती है, चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो सॉलिड पार्टिकल्स चिपकते चले जाते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो चिपकते चले जाते हैं, तो सॉलिड के ऊपर ही चिपकता है, और कुछ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ दिनों बाद, 10-15 दिनों के बाद फिर जब हम उसको मिटाने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से नहीं मिटता। उसका रीज़न क्या है कि जो वो चॉक के पार्टिकल्स हैं, सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ चॉक वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं ब्लैक बोर्ड के अंदर। तो उसके लिए फिर क्या करा जाता है, गीला कपड़ा लाते हैं और गीले कपड़े से जब रगड़ कर उसको साफ करते हैं, तब जाकर वो साफ होता है। ठीक है जी, क्लियर? चलिए, तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लीजिए, मेटल ब्लॉक्स are bound together tightly, undisturbed for a few years. Kept undisturbed for a few years. Kept undisturbed for a few years. Then the particles of one metal particles of one metal are found to have diffused into the other metal. Found to have diffused into the other metal. तो एक मेटल के पार्टिकल्स दूसरे मेटल के पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बड़ा अजीब सा एग्जांपल है। आप ये देखिए, टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर टाइटली। तो कोई दो मेटल ब्लॉक्स हैं। अब वो दो मेटल ब्लॉक्स हमने कहा कि एक ले लिया हमने आयरन का मेटल ब्लॉक और एक हमने ले लिया कॉपर का। तो दो अलग अलग तरीके के मेटल हो गए। सेम मेटल का तो चलो समझ में आता है कि एक दूसरे में चिपक जाते हैं,
लेकिन हमने एक आयरन का ले लिया, एक कॉपर का ले लिया और दोनों को बहुत अच्छे से किसी रस्सी से हमने बांध दिया और बांध के हमने कुछ सालों के लिए 2 3 4 5 साल के लिए हमने उनको ऐसे ही रख दिया। फिर उसके बाद हमने वो रस्सी को खोला और रस्सी को खोलने के बाद उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, छूटते ही नहीं, चिपक जाते हैं आपस में, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, if two metal blocks are bound together tightly and kept undisturbed for a few years, then the particles of one metal are found to have diffused into the other metal, तो एक चीज़ जो है वो दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे जो आजकल जितनी भी बिल्डिंग्स या घर वगैरह बनते हैं, उनकी अगर हम दीवारें देखेंगे तो दीवारों की एक लाइफ होती है ना, 20 साल 30 साल 50 साल, उसके बाद धीरे धीरे मकान बनाता है कोई या दुकान बनाता है तो वो धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर होने लगता है। और यही चीज़ अगर हम पुराने आर्किटेक्चर्स की बात करने लगे, जो बहुत एंशिएंट आर्किटेक्चर्स हैं, तो वो हम देखते हैं कि आज भी बड़े मजबूत है, ठीक है। मेंटेन नहीं करा तो थोड़े बहुत ख़राब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी दीवार टूट कर गिर गई हो। तो उसमें क्या होता था, उसमें जो ब्रिक्स होती हैं वो ब्रिक्स भी मिट्टी की बनती हैं, ठीक है। और बीच में सीमेंट नहीं लगाया जाता था, मिट्टी ही लगाई जाती है। मतलब एक ब्रिक लगा दी, दूसरी ब्रिक लगा दी और बीच में मिट्टी लगा दी, तो मिट्टी से ही उनको चिपकाया जाता था। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे जैसे समय बीतता जाता है, तो जहाँ सीमेंटेड वॉल्स जो हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कमज़ोर होने लगती हैं, जो मिट्टी वाली धीरे धीरे टाइम के साथ और स्ट्रांग होने लगती है। तो इसीलिए जितने भी एंशिएंट आर्किटेक्चर्स हैं, बहुत पुराने जो मंदिर बने हुए हैं वो आज भी बड़े स्ट्रांग हैं, ठीक है, वो नहीं टूटते हैं। तो उसका रीज़न ही ये है कि जैसे टाइम बीतता जा रहा है, उनका डिफ्यूज़न इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, वो इतना मजबूत हो गए हैं कि वो जो ब्रिक जो अलग ब्रिक्स थी वो एक ही चीज़ बन चुकी है, पूरी वॉल ही बन गई है। तो वो भी एक एग्जांपल है डिफ्यूज़न का, कि एक ही चीज़ जो है मिट्टी से बनी हुई ईंटें हैं और उनके बीच में भी मिट्टी लगा रखी है, तो वो सॉलिड एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़ हो रहा है, तो वो मजबूत हो जाती है चीज़। यही मेटल्स का एग्जांपल है, फिर वो छूटते ही नहीं, चिपक जाते हैं उसमें। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। Unit of temperature and SI unit of temperature. The common unit of temperature and SI unit of temperature, इसमें लिखें we use Celsius scale of temperature Celsius CELSIUS, इसको सेंटीग्रेड भी बोल देते हैं, सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी बोल देते हैं। लिखिए we use Celsius scale of temperature Celsius scale of temperature for measuring temperatures in our everyday life. For measuring temperatures in our everyday life. For measuring temperatures in our everyday life.
So the common unit of temperature, so the common unit of temperature is degree Celsius, ब्रैकेट में लिखिए, रिटर्न एज, ये ऊपर एक सर्कल बनाइए छोटा सा, डिग्री, यहाँ लिखिए सी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी. सो द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस. उसके बाद लिखेंगे द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, point of ice in common unit is 0 degree Celsius. The melting point of ice in common unit is 0 degree Celsius, and the boiling point of water and the boiling point of water is 100 degree Celsius. मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ इस तरह से कि हमने यहाँ पर एक टेम्परेचर स्केल बनाया हुआ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे टेम्परेचर स्केल, ये बना लिया. यहाँ पर मैं लिखूंगा 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर मैं लिखूंगा 100 डिग्री सेल्सियस. इधर 0 डिग्री और इधर 100 डिग्री सेल्सियस, बीच में 10, 20, 30, 40, 50, 60 बहुत सारे 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस से पहले, बल्कि थोड़ा सा गैप ज़्यादा ले लेता हूँ, 0 डिग्री को यहाँ आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस से पहले यहाँ पर लिखेंगे आइस, 0 और 100 के बीच में यहाँ लिखेंगे वाटर, और 100 के बाद में यहाँ लिखेंगे स्टीम, यहाँ लिखेंगे स्टीम. तो होता क्या है कि आइस जो है, गुड इवनिंग. होता क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हम कहें कि हमको आइस मिल जाएगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस नहीं मिलती है. होता क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर हम ये कहेंगे कि पानी इतना ठंडा होगा कि अगर उस पानी को ज़रा सा आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो वाटर ही कह रहा है, ठंडा पानी कह रहा है. तो ज़रा सा टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये आइस बन जाएगा, यानी कि सॉलिड बन जाएगा. तो क्या बोल रहे हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का मतलब क्या है कि अभी मेरे पास वाटर नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, अभी मेरे पास आइस है, यानी कि क्या है, सॉलिड वाटर है, सॉलिड वाटर है मेरे पास. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यहाँ मान लीजिए -50 डिग्री सेल्सियस है, आइस ही रहेगी. -40 आइस, -30 आइस, -20 आइस, -10 आइस. लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर हम आए तो आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी, ठीक है. तो और 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका, तो अब वो आइस बचेगी ही नहीं, और टोटली वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है. तो इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है. तो ये तो मैंने आइस की बात करी. अगर वाटर की बात करेंगे तो इसी 0 डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के और उधर जाकर फ्रीज होना शुरू हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. यहाँ तक समझ में आगे क्लियर है? तो अब पीछे पूछा क्लियर है. अब
100 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो क्या है, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है पूरी वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वाटर इसके बाद बॉइल करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, और जो स्टीम है, स्टीम की अगर हम बात करें तो स्टीम इसके बाद क्या हो जाएगी, वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसिंग पॉइंट ऑफ स्टीम। कंडेंस का मतलब होता है स्टीम का, यानी कि वेपर्स का वापस से लिक्विड बन जाना। ठीक है जी, तो ये तो हमारा हो गया डिग्री सेल्सियस स्केल। इसके बाद में देयर इज अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। Another scale of temperature called Kelvin scale of temperature. This is the SI unit. SI होता है System International. SI unit of temperature. ठीक है, ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यही स्टैंडर्ड यूनिट है। तो ज़्यादातर जगह स्टैंडर्ड यूनिट में डिग्री सेल्सियस ना यूज़ करके केल्विन ही यूज़ करा जाता है। गुड इवनिंग। यहाँ आप लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। रिलेशन between Kelvin scale and Celsius scale relation between Kelvin scale Kelvin नहीं समझे? अच्छा, ये ऐसा होता है कि जैसे हमने ये कहा ना, एक तो हमारे पास जैसे लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ मेजर करने की एक यूनिट तो फुट हो गई, एक यूनिट हमारे पास इंच हो गई और एक यूनिट हमारे पास मीटर हो गई। तो ये उसको मेजर करने की यूनिट है। केल्विन एक नई यूनिट है। और अब इन दोनों के बीच में, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को हम जानते हैं, तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन क्या वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ना कन्वर्जन पर क्वेश्चन आते हैं कि आपको केल्विन स्केल में टेम्परेचर दे रखा है, केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करें। आसान से क्वेश्चन है, अभी समझ लो। Relation between Kelvin scale and Celsius scale is temperature on Kelvin scale. Temperature on Kelvin scale is equal to temperature on Celsius scale.
टेम्परेचर ऑन अच्छा टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 केल्विन स्केल का अगर मेरे को टेम्परेचर निकालना है तो आपको क्या करना है, जो सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल पे जो भी टेम्परेचर दे रखा है उसमें बस 273 आप ऐड कर दीजिए, तो केल्विन में आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ आपको, आज इतने कर दिए। ठीक है, गुड इवनिंग।